हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडी टेक हब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये चैनल का रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जो हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं या जो हम यहाँ पे वेबसाइट या वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कि मैं लाने जा रहा हूँ आज का वीडियो कि हम AWS को वर्डप्रेस में कैसे यूज़ करें। तो AWS क्या होता है? अमेजन वेब सर्विसेज। तो जब आपके पास जब बड़े क्लाइंट्स आएंगे तो उनकी जो वेबसाइट होंगी वो ऐसे छोटे मोटे होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टॉल नहीं होंगी, क्योंकि वो वेबसाइट्स में दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें वहाँ पे स्केलिंग करनी पड़ती है, हमें लोड बैलेंसेस लगाने पड़ते हैं। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है, जो ये सब जो क्लाउड होस्टिंग की टेक्नोलॉजी है, ये आपको प्रोवाइड करता है AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो गूगल का भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। तो चलिए, अभी मेरे पास एक क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया है कि उनकी जो वेबसाइट है किसी डेडिकेटेड सर्वर पे पड़ी है, उनको उसको अमेजन वेब सर्विसेज पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो तो काफ़ी अपना वेबसाइट का रिवैम्प कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को वो ज़्यादा रीच पे लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए अपना वो होस्टिंग एनवायरनमेंट भी पावरफुल कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उनको अगर लोड बैलेंसेस लगाने पड़े, उनको अगर अपने वेबसाइट की स्केलिंग करनी पड़े, तो ये सब इजी हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं उनकी जो वेबसाइट है उनका जो करंट सेटअप है उसको देखते हुए मैं एक AWS पे सर्वर इंस्टॉल करूंगा और उस पर वर्डप्रेस सेटअप करेंगे और उनकी साइट को वहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए, मैं AWS कंसोल पे हूँ, उनके AWS अकाउंट पे हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे EC2 है। तो जो EC2 है अमेजोन में, AWS में, वहीं से हम इस जो कि सर्वर्स ले सकते हैं, इसको कहते हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं यहाँ से EC2 से एक अभी सर्वर लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि यहाँ ये AWS कैसे काम करता है। तो जब आप EC2 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपका जो रीजन है वो ठीक है, क्योंकि AWS बहुत सारे रीजन्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो जितना वो आपके जो वेबसाइट के यूजर्स होंगे, जितना वहां से क्लोज होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे ये जो मेरा क्लाइंट है, ये है जर्मनी के क्लाइंट है। तो इनको ऑब्वियसली अगर हम इनका सर्वर सेटअप जर्मनी में करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इनके जो ज़्यादा वेबसाइट देखने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं, वो जर्मनी से होंगे। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे रीजन्स अवेलेबल हैं। यूरोप, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट जो कि एक जर्मनी में सिटी है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, यूरोप फ्रैंकफर्ट। तो आपको ये देखना है, तो एक्चुअली क्या है कि हर रीजन का इंस्टेंसेस का, हर रीजन के EC2 सर्वर का कॉस्ट अलग अलग है। तो जो अमेजन कॉस्टिंग करता है वो इन सभी रीजन्स के अकॉर्डिंग करता है। तो इन सभी का कॉस्ट भी अलग है, इसलिए आपको सबसे पहले रीजन सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपका सर्वर किसी और रीजन में बाय डिफॉल्ट, अगर आपका मान लीजिए अगर ये US ईस्ट OEO में अगर सर्वर सेटअप कर दिया आपने, तो जो जर्मनी के क्लाइंट्स हैं उनको फालतू में जो लेटेंसी लगेगी। लेटेंसी क्या होता है कि जब आप इंटरनेट पे वेबसाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके ब्राउजर को उस वेबसाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसकी ये बात है। तो अगर वो सर्वर लोकली अवेलेबल होगा, अगर वो सर्वर जर्मनी में होगा, तो ऑब्वियसली जो लेटेंसी है वो थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, वो मिली सेकेंड्स में होती है, बट दैट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू बिग क्लाइंट्स एंड बिग वेबसाइट्स। ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूरोप फ्रैंकफर्ट सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम इंस्टांस लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे, ये जो बेसिकली क्या है, ये AMIs हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आप देख सकते हैं विंडोज़ भी अवेलेबल है, यूनिक्स, लिनक्स और ये रेड हैट वगैरह सब अवेलेबल है। तो जो बेस्ट मुझे AWS में लगता है वो है प्लेन वनीला यूबंटू जो सर्वर है। तो यूबंटू 20.04 मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप AWS में कोई नया अकाउंट बनाते हैं तो Amazon आपको फ्री टियर प्रोवाइड करता है। 1 साल के लिए आप कुछ सर्वर यूज़ कर सकते हैं फ्री फॉर 1 ईयर। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिमिट रहती है कि जो सर्वर है वो ये वाला होना चाहिए, T2.micro। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आप इसको 1 साल तक फ्री रह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना कोई अपना
आपको प्रोजेक्ट वेबसाइट या कुछ आपको होस्ट करना है, तो आप अमेजन AWS ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको लिनक्स वगैरह की इनलाइन कमांड्स भी सीखने को मिलेंगी। आपको सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सर्वर पे वेबसाइट होती कैसे है, क्या होता है उसके अंदर। तो देखिए आजकल क्या है कि सी पैनल्स वगैरह आ गए हैं, ये सब यूआई में सब इजी रहता है। बट अगर आपको डीप नॉलेज लेना है कि बैकएंड पे अपाचे वगैरह हम कैसे सेटअप करते हैं, एनजिंग्स वगैरह कैसे सेटअप करते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे का एक सर्वर आप AWS में जाके फ्री टियर यूज कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्लाइंट की मैं जो एग्जिस्टिंग सर्वर है उसको देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो ये एग्जिस्टिंग सर्वर है ये है 8 कोर्स का और इसमें है 16 GB की रैम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ एनालाइज कर रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनका अगर मैं 12 आवर्स में देखूं तो इनका सर्वर कभी 20% से ऊपर गया ही नहीं है दोस्तों। तो मुझे क्या लग रहा है कि जो इनका अभी करंट सेटअप है वो ज़्यादा बड़े सर्वर पे है। तो आई I मीन ये है तो डेडिकेटेड सर्वर, बट ये ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब बिना बात से ज़्यादा ये कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड AWS कौन सा रहेगा। तो अगर आप एक और भी चीज़ कंपेयर करेंगे तो आप अगर देखेंगे कि जो डेडिकेटेड सर्वर्स आपको मिलते हैं, देखिए होस्टिंग कई प्रकार की होती है। होस्टिंग होती है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, VPS होस्टिंग होती है। तो जो डेडिकेटेड सर्वर्स मिलते हैं उससे थोड़ा सा कॉस्ट अमेजोन का हाई रहेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्वर की बात करेंगे तो अमेजोन का कॉस्ट थोड़ा सस्ता रहेगा, बट उसके ऊपर क्या होता है जब वेबसाइट रन होती है तो अमेजोन में डेटा ट्रांसफर चार्जेस भी होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, ये जो डेडिकेटेड सर्वर्स हैं ये मंथली कुछ फिक्स प्राइस ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज करते हैं मंथली कि आपने 16 GB वाला और 8 GB कोर का सर्वर ले, 8 कोर का सर्वर और 16 GB रैम का सर्वर लेना है तो आपको इतना पैसा लगेगा। दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा। बट जो अमेजोन में क्या होता है, ये जो चार्जेस होते हैं ये अर्ली बेसिस पे चार्जेस होते हैं। और इसमें क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर में। जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप C5.xlarge एक सर्वर का टाइप है, अगर आप वो लेते हैं तो ऑन डिमांड आर्ली कॉस्ट लगेगी $0.194। तो ये जो सारी ये कॉस्ट है ये डॉलर्स पे। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा अमेजोन का डेटा ट्रांसफर चार्ज। तो वो क्या होगा, जब आप वेबसाइट आपका यूजर चलाएगा तो उस वेबसाइट को चलाने में इमेजेस लोड होंगी, कुछ फाइल्स लोड होंगी। तो वो जो अमेजोन के सर्वर से डेटा बाहर जाएगा, जो अमेजोन के सर्वर से डेटा यूजर की तरफ जाएगा, उसके वो कुछ चार्जेस लेगा। वो थोड़े मिनिमल, मतलब चार्जेस कम है, बट वो क्या होता है कि जब हाई ट्रैफिक वेबसाइट होती है तो वो चार्ज बढ़ जाते हैं। जब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आते हैं तो वो वाले चार्जेस बढ़ जाते हैं। देखने में वो छोटे लगते हैं कि वो $0.01 ऐसे कुछ होता है, बट अगर मिलियंस रिक्वेस्ट आ गई तो ऑब्वियसली वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमें उसका भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको एक ऑप्टिमाइज सर्वर देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया है, मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं C5 कैटेगरी के सर्वर्स हैं। तो अब पहली बात तो ये जो टी वाले कैटेगरीज के सर्वर हैं ये सभी सस्ते हैं, बट ये जो टी कैटेगरी के सर्वर हैं ये सारे AWS टेस्ट सर्वर्स हैं। ये AWS लाइव रिकमेंड नहीं करता। मतलब अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल लाइव है, प्रोडक्शन में है, तो AWS रिकमेंड नहीं करता कि आप ये टी वाले सर्वर यूज करें। अगर आपकी वेबसाइट आप टेस्ट कर रहे हैं, कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप ये टी वाले सर्वर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ये टी वाले सर्वर कंपेरेटिवली सस्ते भी हैं। अगर आप देखोगे कि अगर आप 8 CPU और 32 रैम वाला सर्वर अगर किसी और कैटेगरी में देखोगे, आपको कंपेरेटिवली टी वाला सर्वर सस्ता पड़ेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सर्वर्स हैं, इनको आपको यूज, ये आप देख सकते हैं ये इनका जो ये नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है। तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी काफ़ी वास्ट है, इस एक वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि और भी वीडियोस फ्यूचर में लाऊं इस पे। तो चलिए फिलहाल जो हमारा इस वीडियो का मोटिव है हम उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हम ये यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये सर्वर सेलेक्ट किया C5.xlarge, जिसमें 4 कोर्स आते हैं और 8 GB की रैम आती है। 4 CPU कोर्स है और 8 GB की रैम है, जिसका नेटवर्क परफॉर्मेंस अप टू 10 GB है। मतलब 10 GB/s का ट्रांसफर रेट रहेगा, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसको लॉन्च। तो पहले मैं एक बार सेलेक्ट देख लूँ, मैंने यहाँ पे सही सेलेक्ट किया है। हाँ, Ubuntu 20.04। ठीक है। उसके बाद अपना था C5.xlarge। ठीक है।
और हम करते हैं कॉन्फ़िगर, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 1 चाहिए, ये सब अब डिफ़ॉल्ट रख लीजिए, फाइन है। स्टोरेज, हाँ ठीक है। तो अब स्टोरेज पे आते हैं। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज दे रहा है 8 GB की दे रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। इनका स्टोरेज कितना है? ओके, तो चलिए इनका कुछ 320 GB के आसपास का स्टोरेज होगा, और ये है 147 GB इनका यूज़ हुआ है। तो इसमें आपको बताऊं कि इसमें टेस्ट सर्वर भी इनका इसी में पड़ा हुआ है, आई मीन टेस्ट वेबसाइट भी इसी में, स्टेजिंग वेबसाइट भी इसी में पड़ी हुई है, और लाइव वेबसाइट भी इसी में पड़ी हुई है, और काफ़ी सारे कुछ है। तो हम 200 GB रख लेते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस। ठीक है, तो 200 GB हमारा एक SSD का साइज़ हो गया, और Ubuntu हमने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है, और C5.x सर्वर लिए। चलिए, तो इसको हम कर देते हैं लॉन्च। ठीक है, जो सिक्योरिटी वगैरह है उसमें हम बाद में सेटअप करेंगे, फिलहाल हम एक सर्वर लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा कि जब आप सर्वर को लॉन्च करेंगे तो अमेजन आपको ये कीज प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या है कि आप इन्हीं कीज की सहायता से ही आप अमेजन पे जो लॉगिन जो सर्वर होगा उस पर लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है SSH, ठीक है, और दूसरा होता है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ फाइल्स एडिट करनी है तो FTP। तो इसमें वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे ये विंडोज में है वैसे का नहीं रहेगा, ये बिल्कुल कमांड लाइन पे चलेगा। तो आप SS में लॉगिन करके, जैसे आप कमांड लाइन में लिखते हैं CD वगैरह, जो भी लिनक्स वगैरह के कमांड्स लिखते हैं, तो ये सारा आपको एक कंसोल प्रोवाइड हो जाएगा जिसमें SSH से आप सर्वर को हैंडल कर पाएंगे। आपको कुछ इंस्टॉल करना है, आपको कुछ सर्वर में रूट एक्सेस चाहिए, वो सब आप SSH से कर पाएंगे। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल्स एडिट करनी है तो बेटर मेथड है कि आप FTP ले लीजिए और उससे कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम कहते हैं इनको क्रिएट अ न्यू की पेयर। ठीक है, हम न्यू की पेयर रख देते हैं। तो हमें ये डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ से अमेजोन से ये हट जाएगा, आपको दोबारा अमेजोन से नहीं मिल सकता। तो अगर आपकी ये फाइल गुम गई है तो बाय बाय टाटा, आप सर्वर को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपको वो सर्वर डिलीट करके नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके इंस्टांस लॉन्च हो रहे हैं, C5.xlarge आ गया है। तो मैं आपको इसका कॉस्टिंग बता देता हूँ। C5.xlarge अगर आप फ्रैंकफर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद हमने कितना लिया था, ये सब ठीक है। स्टोरेज साइज हमने कितना लिया था, 200 GB। तो चलिए, हमारा 112 USD पर महीने का चार्ज लगेगा। इसके ऊपर वो जो डेटा ट्रांसफर मैंने आपको बताया, इसके ऊपर होगा वो। देखिए, ये वीडियो में आपको मैं लाइव यूज केस दे रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट दी है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ और साथ में आपको भी सिखा रहा हूँ। तो आई थिंक आपको इससे अच्छा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना आप मोटिवेट करेंगे लाइक करके, चैनल को शेयर करके, मैं उतने अच्छे वीडियोस आपको दे सकता हूँ। इवन मैं सोच रहा था कि मैं कुछ जो काम करता हूँ, जो वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन वगैरह करता हूँ, उनके भी लाइव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ, कि हम जैसे काम कर रहे हैं लाइव। पर उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा मेरे लिए, आपको ये चैनल को थोड़ा सा शेयर करना होगा दोस्तों के साथ, वीडियोस को लाइक करना होगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वो सब करने का। जितना मुझे प्यार मिलेगा, जितना मोटिवेशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये हमारा सर्वर जो है वो लॉन्च हो गया है। तो आइए हम इसको, इस पर लॉगिन करके देखते हैं कि ये कैसे का दिखता है। ठीक है, तो लॉगिन के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अमेजन जो प्रोवाइड करता है वो PEM फाइल होती है, बट जहाँ से हम इस सर्वर को एक्सेस करेंगे, वो मेरे पास जो टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं यूज़ करता हूँ पुटी, PUTTY। ठीक है, तो इसका एक की जनरेटर भी आता है। ये जो PEM की है, इसको PPK में कन्वर्ट करके, क्योंकि जो PPK की है वो पुटी में यूज़ होती है, तो हमने क्या करना है, PEM की को PPK में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये की कन्वर्जन। या मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगा ऑल फाइल्स। हम देख सकते हैं जो हमने अभी ये किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो सर्वर की है हमारे पास आ गई है। हम इसको करेंगे सेव पब्लिक की विदाउट पासवर्ड, यस। तो मैं इसको कहीं पे सेव कर दूंगा। चलिए, अब हम करते हैं पुटी को इंस्टॉल।
आई मीन पुटी मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। और इस पे हम देखेंगे कि लॉगिन कैसे करेंगे। ओके, तो आपके पास यहाँ पे रहेगा नेटवर्किंग में आके ये रहेगा पब्लिक आईपी एड्रेस। आपको इस पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करना है, ठीक है, इसमें डाल दो। ओके, ये देखो होस्ट नेम अपना ये हो गया, पब्लिक आईपी एड्रेस जो सर्वर का है, पोर्ट नंबर 22 ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे SSH ऑथ, यहाँ पे आके आपको वो वाला जो PPK फाइल है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, ओपन। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ये जो अपना सर्वर है इसका जो ये मांग रहा है लॉगिन एज, यूजर का नाम मांग रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो EC2 में जो सर्वर हम यूबंटू वाला जो सर्वर है वो अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका यूजर नेम क्या रहेगा, यूबंटू। ओके, अब ये लॉगिन कैसे हो रहा है, हमसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा इसने, ये लॉगिन कैसे हुआ, जो हमने एक की प्रोवाइड की थी इसको। ये तो ये की बेस्ड लॉगिन्स होते हैं, थोड़े मोर सिक्योर होते हैं देन पासवर्ड्स। तो अब देखिए हमारा ये जो सर्वर हम लॉगिन कर दिए, और मुझे फाइल मैनेजर वगैरह कहीं नहीं दिख रहा, ये क्या है। ओके, तो दैट वाज जस्ट लाइक आपको बताने के लिए कि यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिखेगा ये ब्लैक स्क्रीन, और आपको यूबंटू के कुछ कमांड सीखने होंगे। फॉर एग्जांपल CD अगर किसी डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है, ये देखिए आप ECET डायरेक्टरी में आ गए हैं, ठीक है। और LS अगर आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है कि इस डायरेक्टरी में क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये सब कमांड सीखने होंगे। अगर आपको ये अमेजन यूज़ करना है तो आप बेसिक कमांड सीख लेंगे तो आपका ये आसानी से यूज़ हो जाएगा। अच्छा, तो हमने अब सर्वर को ये इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, हमने सर्वर को लॉगिन कर लिया, सर्वर पे हम आ गए हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगर मैं ओपन ये एड्रेस करूँ, देखिए अभी कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी सर्वर लाइव गया ही नहीं है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा अभी, ठीक है। उसके लिए हमें आप यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे जो सिर्फ अभी कनेक्शन जा सकता है वो ये जा सकता है। हम यहाँ पे इनबाउंड रूल प्रोवाइड करेंगे एक, हाँ देख सकते हैं आप, साइट कांट भी रीच, ठीक है। तो मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप में जा रहा हूँ, एडिट इनबाउंड रूल, हम इस पे डाल देंगे कि भैया हमें इस सर्वर को HTTP से एक्सेस करने दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ SSH चल रहा था बाय डिफॉल्ट। हम चाहते हैं कि ये सर्वर हम इंटरनेट से एक्सेस करें, उसके लिए हमने HTTP का इनबाउंड रूल डाल दिया, ठीक है। IP अपना एनीवेयर, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड ये रूल चलेगा। ओके, तो रूल सेव हो गया हमारा। अब इसको देखते हैं, ठीक है, अभी भी ये नहीं चलेगा, इसमें कोई सर्वर इंस्टॉल्ड ही नहीं है, जैसे अपाचे हो गया या एनजिंक्स हो गया या कोई और सर्वर हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं इसमें अपाचे को इंस्टॉल। तो ये है अपना सर्वर, हम इसमें कर लेते हैं अपाचे को इंस्टॉल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपाचे के इंस्टॉलेशन से, ठीक है। हम रूट डायरेक्टरी पे आ गए हैं, हम अपाचे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सूडो आपको कमांड चलाना पड़ेगा अगर आपको इस सर्वर पे एडमिन, जैसे हम विंडोज़ में कभी कुछ खोलते हैं वहाँ पे आता है कि ओपन दिस विद एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सूडो कमांड चलाएंगे तो ये सेम चीज़ है जो लिनक्स में। लिनक्स एक्चुअली मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कुछ इतना लिनक्स के बारे में पता नहीं है। जो मेरा बेसिक पर्पस है, जो जब कोई क्लाइंट चाहता है कि AWS या GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, या अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे अगर कोई इंस्टॉल वगैरह करना चाहता है, होस्ट करना चाहता है, तो उसमें जो बेसिक लिनक्स वगैरह आपको आना चाहिए वो मुझे आता है, बट उसके ऊपर मुझे कुछ खास इसका नहीं पता। तो दैट इज़ माय ऑनेस्ट कन्फेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप भी ये देखिए, कुछ 5-7 कमांड जो यूज़ होते हैं, अगर आप उनको सीख लेंगे उसके बाद गूगल बाबा की हेल्प लेके आप सब आसानी से कर सकते हैं। कमांड्स पहले सीख लो, बट इतना है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। मतलब कोई ऐसे नहीं है कि कमांड्स आते नहीं है मतलब कुछ भी आप चलाई जो,
आप पहले कमांड को देखो, आप जो चला रहे हो उसको पहले देखो तो सही, वो क्या चला रहे हो, क्या पता वो सर्वर को उड़ा ही ना दे आपके, ठीक है। तो जब भी आप इंटरनेट से भी कोई कमांड वगैरह कॉपी करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखो कि वो कमांड क्या चीज़ है, वो क्या करेगा। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो तो आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, sudo apt इंस्टॉल, पहले इसको अपडेट कर देते हैं, पैकेज वगैरह कुछ अपडेट होने हो तो ये जो नॉर्मल लिनक्स से कुछ पैकेज वगैरह अपडेट होने होंगे तो हो जाएंगे वो। चलिए, sudo apt, ये कुछ apt रिपोजिटरी वगैरह रहता है, इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है। चलिए अपना ये जो सर्वर पे अपाचे वगैरह इंस्टॉल हो रहा है, लेट इट इंस्टॉल। चलिए इंस्टॉल हो गया, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा ये सर्वर को ओपन करने में क्या आता है, ठीक है। तो अभी ये एच टी टी पी एस पे नहीं चलेगा, अभी ये एच टी टी पी पे चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने अपाचे इंस्टॉल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये सर्वर ओपन होने लग गया है। यहाँ पे जो अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज है वो आ गया है। इसका मतलब क्या है कि आप EC2 पे कनेक्ट हो चुके हैं, आप का जो सर्वर है वो दुनिया को अब दिख पा रहा है। मैंने एक ना कुछ कमांड्स का गाइड बना के रखा हुआ था कि जब ये AWS वगैरह में इंस्टॉल करना है तो कौन कौन से कमांड्स चलाने होते हैं, सब कुछ इंस्टॉलेशन के लिए। तो जैसे हमने अभी अपाचे इंस्टॉल कर लिया तो हम क्या करेंगे अब, MySQL। तो बेसिक एक वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करने के लिए, रन करने के लिए क्या चाहिए हमें, अपाचे चाहिए, MySQL चाहिए और PHP चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन फॉर MySQL सर्वर। उसके बाद आपको रन करना होता है sudo mysql का इसका सिक्योर इंस्टॉलेशन। तो इसमें क्या करेगा, कुछ डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस या कुछ डिफ़ॉल्ट यूजर्स होते हैं वो सब हटा देगा ये, ताकि कोई हमारे सर्वर पे लॉगिन वगैरह ना कर पाए MySQL पे, ठीक है। तो चलिए sudo mysql अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन आपको ये देखना है, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है कि वैलिडेट पासवर्ड कंपोनेंट। जब भी कोई पासवर्ड चलाए तो हम मीडियम पासवर्ड से भी फाइन है। ठीक है, तो पासवर्ड सिक्योर था, यस। हमने पासवर्ड जो प्रोवाइड किया उससे सिक्योर करना है। रिमूव एनोनिमस यूजर्स कर दो भाई, रिमूव, ताकि एनोनिमसली एक्सेस ना हो पाए। डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, तो हमारी ये सर्वर के बाहर से कोई अगर लॉगिन करना चाहेगा इस पे MySQL पे तो रूट लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिमूव टेस्ट डेटाबेस, यस, रिमूव कर दो, क्या करना है हमें, ठीक है। उसके बाद रीलोड प्रिविलेज टेबल नाउ, यस, ताकि जो हमने यूज़र वे पे या एनोनिमस यूज़र, रूट यूज़र पे जो हमने वो लगाई है सब रिस्ट्रिक्शंस, वो प्रिविलेज टेबल रीलोड करने से वो सब आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा MySQL इंस्टॉल हो गया, हम देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए हम MySQL सर्वर पे लॉगिन कर पा रहे हैं। चलिए इसमें डेटाबेस वगैरह भी है, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे एग्जिट। हम अब करेंगे इंस्टॉल PHP। हमें करना है PHP 7.4 इंस्टॉल करना है। तो अभी PHP 8 है, तो बेटर है कि आप PHP 7.4 पे रहें। 8 अभी इतना कॉमन नहीं हुआ है वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। उन्होंने सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिया, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी ऑन द वन वर्जन माइनस देन द लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल। आपकी लाइफ आसान हो जाती है, कुछ इश्यूज विश्यूज ऐसे नहीं आते, ठीक है। चलिए ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये जो कुछ उसके बाद PHP के ना कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो हमें इंस्टॉल करने होते हैं। ये देखते हैं 7.4 ऐसे रहेगा कि कैसे रहेगा। हाँ नहीं, अच्छा ये अवेलेबल नहीं है तो ऐसे रहेगा, ठीक है।
ऐसे ही PHP MySQL का मॉड्यूल है। चलिए PHP MySQL भी इंस्टॉल हो गया। अब देख लेते हैं PHP -v चला के आपका PHP क्या दे रहा है। हाँ जी भाई, PHP हमारा ये इंस्टॉल्ड हो गया 7.4.3। तो चलिए हम कुछ PHP के लाइब्रेरीज होते हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं, जो वर्डप्रेस के लिए चाहिए होते हैं। कुछ ना, आप जब कस्टम सर्वर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वर्डप्रेस कुछ ना एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज मांगता है PHP के, वो सब चाहिए होते हैं। तो लेट अस गो एंड चेक। अच्छा ठीक है, नहीं है तो सेलेक्टिंग PHP इंस्टेड ऑफ 7.4 चलेगा भैया। इमेजिक, ये जो वर्डप्रेस में हम लाइब्रेरी में मीडिया डालते हैं उसमें यूज़ होता है। जो जब भी आप वर्डप्रेस में कोई फाइल अपलोड करते हैं, कोई मीडिया अपलोड करते हैं, वो ना वर्डप्रेस क्या करता है, उसको क्रॉप कर लेता है कितने ही साइजेस में। तो उसके लिए सब लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, जो ये इमेजिक वाली है। चलिए अपना PHP 7.4 भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चेक करते हैं अपना HTML। अरे सॉरी, sudo नहीं लिखना है, CD लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो index.html पड़ा है, ये जो अपाचे वाला जो इंडेक्स है वो है। तो यहाँ पे हम एक चलो फाइल बना लेते हैं। sudo vi एक एडिटर होता है, ठीक है। तो उससे बनाते हैं हम pdtechhub.html, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट, ठीक है। तो जब इसको अपने सेव करना है WQ एक्सक्लेमेशन, ओके। तो ये हमारा सेव हो गया है। हम देखते हैं जाके pdtechhub.html। तो इस सर्वर पे /pdtechhub.html, अरे वाह, देख देख सकते हैं आप यहाँ पे टेस्ट फाइल आ गई है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ये जो सर्वर है उसका जो ये फोल्डर है var www.html, ये एक तरह से रूट फोल्डर है। जो भी हम फाइल यहाँ पे रखेंगे वो सर्वर के जो भी हम IP एड्रेस देंगे या जो भी हम डोमेन देंगे वहाँ से एक्सेसिबल रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अगर आपने इसका चेंज करना है तो आप ये कर सकते हैं, नो वरीज ऑन दैट, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या देना है, हमारा यहाँ पे यूज़र है यूबंटू। तो आप ये सेटिंग रखिए ch -r में यूबंटू, और जो अपाचे का यूज़र होता है वो होता है www डेटा, यही होता है ना। एक मिनट, चेक। chown कमांड दे रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टरी है वो किस यूज़र को ओन रहेगी, कौन सा यूज़र उसका ऑनर बनेगा। ubuntu www ऑनर ग्रुप, ठीक है। और -r, ठीक है। इसके अंदर जो HTML डायरेक्टरी है उसको दे रहे हैं। चलिए, तो अब हम अगर ls -lr करते हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी है HTML वाला, ये देखिए HTML का डायरेक्टरी है, ये इसके ये है यूज़र, ये है ग्रुप, और ये है अपना डिफ़ॉल्ट उसका परमिशन साइज। चलिए हमारे ये परमिशंस भी सेट हो गए हैं। तो अब आइए ज़रा डोमेन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये नैनो एडिटर मैं यूज़ नहीं करता, मैं VI करता हूँ, तो इसको VI कर देते हैं, sudo VI etc apache sites अवेलेबल यहाँ पे रख देंगे। ओके, ये एक अपनी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सॉरी ये फाइल बन गई है, तो इसको सेव कर देंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम इंस्टॉल करते हैं, इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये एक जो पर्टिकुलर हम डोमेन दें उस डोमेन को ये पकड़ ले। ठीक है, मतलब कि अगर उस डोमेन को आप अपने ब्राउज़र पे हिट करते हैं तो इस सर्वर पे आके हिट हो। तो अब हम ये जो हमने cron demo डॉट कॉन्फ बनाया है, हम इसको चेक करेंगे, हम इसमें क्या डालेंगे कि जो सर्वर है अगर वो देखे कि ये वाला डोमेन हिट कर रहा है तो उसको कौन सी फाइल दिखानी है। तो सबसे पहले इस फाइल को दोबारा खोल लेते हैं। तो ये देखिए मेरी गाइड में कहीं, हाँ ये नीचे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो 80 क्या रहेगा, HTTP रहेगा। सर्वर नेम यहाँ पे हम डाल देंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल मेन साइट को नहीं करता, मैं एक डेमो को करता हूँ। ठीक है भैया, और अरे ऐसे ही डाल सकते हो, कोई बात नहीं है इसका। ठीक है, अपना क्या था यहाँ पे HTML, हाँ ये सब सही रहेगा। ठीक है, चलो ये हमारा फाइल सेव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी हमने ये फाइल बनाया है, इसको हमें साइट ऐड करना है इसका अपाचे में। तो ये A2EN साइट करके इसका वो रहता है, अपाचे टू इनेबल साइट। हम बेसिकली ये जो हमने साइट अवेलेबल में जो हमने फाइल रखी है वो साइट इनेबल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो अपना साइट इनेबल हो गया है। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट साइट दोस्तों अपाचे में रहता है 000 डिफ़ॉल्ट करके, उसको आप बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सब करने के बाद आपको systemctl रीलोड अपाचे करना है। इससे क्या होगा, आपका अपाचे 2 रीलोड हो जाएगा। देखिए कुछ एरर आ रहा है, तो हम देखते हैं क्या है। अच्छा, तो ये एरर क्या है, मैंने यहाँ पे सूडो नहीं डाला था, तो ये भैया जी मुझे एक्सेस नहीं दे रहे क्योंकि मैंने सूडो नहीं डाला था। ठीक है, तो मैं सूडो डालता हूँ, सूडो systemctl रीलोड अपाचे 2। चलिए अपाचे 2 भी हमारा रीलोड हो गया। तो हम अब इसको देखेंगे, यहाँ पे अपना सब सही चल रहा है अभी तक, अपाचे वगैरह सब कमांड्स ले रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डोमेन को बताना कि भैया आप इस IP एड्रेस पे आ जाओ। ठीक है, डोमेन क्या है हमारा, आपको दोबारा से बता देता हूँ। demo.cron.store। तो जब हमने अब इस डोमेन को बताना है, जहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रार में, यहाँ पे जहाँ पे डोमेन के DNS रिकॉर्ड्स पड़े हैं, वहाँ पे जाके हमने बताना है कि भैया आप इस IP एड्रेस पे आ जाओ, आप आगे से इस IP एड्रेस पे रहोगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पहले बताता हूँ AWS में कि IP एड्रेस जो ये वाला है, जब सर्वर रीस्टार्ट होते हैं तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टैटिक IP लेना पड़ता है यहाँ से। तो स्टैटिक IP कैसे लेते हैं, इलास्टिक IPs में आप आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे एलोकेट कर देंगे हम एक। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अब ये इलास्टिक IP एलोकेट हो गया है। अब इसको हम उस
इंस्टेंस के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, फिलहाल जो ये आईपी एड्रेस है अपना, ये किसी इंस्टेंस के साथ जुड़ा नहीं है। अब इसको एसोसिएट करेंगे। ठीक है, इंस्टेंस ये वाला जो हमारा था, ठीक है, और इसको कर दिया एसोसिएट। चलिए, तो अब क्या होगा, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा क्योंकि सर्वर का आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। तो हम इंस्टेंसेस पे आएंगे। अब क्या होगा, अब सर्वर आपका बंद हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, तो आईपी एड्रेस उसका सेम रहने वाला है। पहले क्या था, जो बाय डिफॉल्ट जब सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, तो नेटवर्किंग में यहाँ पे जो पब्लिक आईपी होता है, जब भी आप सर्वर को रीस्टार्ट करोगे तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाता था। तो अब देखिए यहाँ पे 364.235.83, तो अब इसी साइट से हमारी, इसी आईपी एड्रेस से हमारी साइट जो है चलेगी। तो लेट अस सी। ये अभी भी एच टी टी पी एस खोलेगा क्योंकि अभी अभी तक हमने एच टी टी पी एस इनेबल नहीं किया है। तो लेट्स गो टू एच टी टी पी। देखिए आपकी वेबसाइट अभी भी वैसे ही चल रही है, और यहाँ पे जो पी डी टेक हब डॉट एच टी एम एल बनाया था वो भी चलेगा। ये था, हाँ, ये भी चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स नाउ गो टू द डोमेन रजिस्ट्रार सेटिंग एंड ऐड दिस आईपी एड्रेस कि भैया जब भी डेमो डॉट डोमेन नेम आए तो उसको यहाँ पे भेज दो। ठीक है, लेट्स गो टू दैट स्टेप एंड डू इट। तो यहाँ पे ये मैंने डोमेन की डीएनएस सेटिंग्स खोल ली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेमो है वो इस आईपी एड्रेस पे जा रहा है, बट हमें इसको चेंज करना है। तो हम इस आईपी एड्रेस को चेंज करके ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। अरे अरे, सिर्फ आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये आईपी एड्रेस डल गया है। तो जब भी आप डीएनएस सेटिंग्स को चेंज करते हो तो थोड़ा सा समय लगता है उसको, कुछ आधा पौना घंटा लगता है उसको अपडेट होने में। कभी कभी ये 2-4 मिनट में भी हो जाता है। तो लेट अस वेट फॉर दैट डीएनएस प्रोपेगेशन टू हैपन। टिल देन वी कैन जस्ट ट्राई कि लेट अस सी अगर ये हुआ है कि नहीं। तो डेमो डॉट, हाँ, कनेक्शन डिफ्यूज आ गया है, मतलब हो चुका है ये। यस, देखिए ये 2-4 मिनट में ही हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला डेमो डॉट क्रोन डॉट स्टोर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूबंटू का जो डिफ़ॉल्ट पेज था वो अपने पास आ गया। इसका मतलब जो हमारा डोमेन है वो इस सर्वर के साथ लिंक हो चुका है। हमने AWS पे अपाचे इंस्टॉल किया है, PHP इंस्टॉल किया है, MySQL इंस्टॉल किया है, और हमने अपने डोमेन को उस सर्वर पे रीडायरेक्ट करवाया है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा, मैं उसको एक डिफरेंट पार्ट में लेके आऊँगा वीडियो को, एक नेक्स्ट पार्ट में वीडियो को लेके आऊँगा जिसमें हम वो जो हमारी इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट की जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो इस सर्वर पे डालेंगे, और हम उस वेबसाइट को यहाँ पे AWS के थ्रू देख पाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने AWS में इंस्टेंस इंस्टॉल किया, हमने उस पर सारी कॉन्फ़िगरेशन करी जो कि वर्डप्रेस के लिए चाहिए होती है, और हमने डोमेन को AWS पे प्रोपेगेट कर दिया। उसको डोमेन के ए रिकॉर्ड को हमने चेंज करके AWS पे डाल दिया, और जो हमारा अभी डोमेन है AWS पे चल रहा है। अभी क्या करना है, जो एक्चुअल जो वेबसाइट की फाइल्स हैं वो AWS पे लानी है और इसको यहाँ से चलाना है। तो ठीक है, वो सब मैं अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा आपसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि जब ऐसे के नए वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टिल देन, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।